आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में बात करेंगे। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जिनमें जनरल साइंस से वो पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे और उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे दो चैनल हैं, एक तो यूट्यूब के ऊपर बायोलॉजी बाय संदीप सर नाम से, जिसके ऊपर आप नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, आरपीसी सेकंड ग्रेड बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी उन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा है टॉपर्स एजुकेशन, ये मेरी वेबसाइट की लोगो है जिस पर जाकर के आप नोट्स वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मानव जनन तंत्र। जंतुओं में उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। यानी कि कोई भी जीव है जो भोजन ग्रहण करता है, पाचन होने के बाद जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बचता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको बाहर निकालना ही एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतुओं में ये उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि। इस आधार पर यानी कि जो अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके आधार पर जीवों को तीन भागों में हम बांटते हैं, तीन वर्गों में बांटा जाता है। पहला है अमोनिया उत्सर्जी जीव, जिनको हम अमोनोटेलिक कह देते हैं। देखिए इनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होती है और अधिकांशतया हम बात करें जितने भी जलीय प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ वो अमोनिया ही पाया जाता है, वो अमोनोटेलिक होते हैं। सबसे ज्यादा विषाक्त होती है अमोनिया, जो होती है सबसे ज्यादा जहरीली होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और इसके निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है और इसी कारण से जलीय जीव ज्यादा इसी का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अस्थिल मछलियां, अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, एस्केरिस एंड केंचुआ, मगरमच्छ, टेडपोल जो मेंढक का लार्वा हो, और पूंछ वाले जो उभयचर हैं जैसे कि सैलामेंडर, इन सभी जो होते हैं ये अमोनिया के उत्सर्जी जीव होते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रकार आता है यूरिया उत्सर्जी यानी कि यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यूरिया थोड़ी सी कम क्या होती है, नुकसानदायक होती है और इसके लिए थोड़े कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, कम जल की आवश्यकता होती है। उत्सर्जित पदार्थ इनमें यूरिया होता है। और एग्जाम्पल याद रख लेना, इसमें स्तनधारी मेमल्स, मनुष्य, हम इसी के अंतर्गत आते हैं, हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उभयचर एम्फीबियंस जो होते हैं, देखिए एम्फीबियंस में मेंढक जो होता है ये तो यूरिया का उत्सर्जन करता है, लेकिन इसका लार्वा जो होता है वो अमोनोटेलिक होता है क्योंकि वो जल में पाया जाता है। जलीय सरीसृप एक्वाटिक रेप्टाइल्स जिसमें कछुआ और घड़ियाल होते हैं ये भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एस्केरिस और केंचुआ, ये अभी हमने अमोनोटेलिक भी होते हैं, ये एस्केरिस और केंचुआ यूरियोटेलिक भी होते हैं। और उपास्तिल मछलियां, सार्क, ये आपके यूरिया उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं। तीसरा प्रकार आता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ये क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। और यूरिक अम्ल होता है सबसे कम विषाक्त होता है, इसके लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है, बहुत कम, निष्कासन के लिए बहुत कम जल की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, सबसे कम विषाक्त होता है, टॉक्सिक होता है। इसके उदाहरण जितने भी पक्षी वर्ग हैं उन सभी में यूरिक अम्ल उत्सर्जित पदार्थ के रूप में होता है। कीटों के अंदर जैसे कि कॉकरोच, सरीसृप होते हैं जितने भी छिपकली, रेप्टाइल, छिपकली, सांप, ये सभी आते हैं, इन सभी में भी यूरिक अम्ल ही क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो ये तीन प्रकार थे, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक, तीनों के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र उसके ऊपर आते हैं। देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है, इसका निर्माण यूरिया चक्र के द्वारा होता है जो कि यकृत में होता है। तो मनुष्य के अंदर उत्सर्जित पदार्थ यूरिया हो जाएगा। अगर यूरिया उत्सर्जित पदार्थ है तो मनुष्य किस प्रकार का जीव होगा, यूरियोटेलिक हो जाएगा, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक है। और यूरिया का निर्माण है ये यूरिया चक्र, ऑर्निथिन साइकिल होता है जिसके द्वारा होता है। कहां पर होता है यूरिया का फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यकृत के अंदर होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है। जबकि इसका उत्सर्जन है वो वरक या किडनी से होता है। उत्सर्जन पूछ ले तो वरक या किडनी के द्वारा होता है। यूरिया चक्र को क्रेब्स हैंसलेट चक्र भी कहते हैं।
तथा इस चक्र को विस्तार से रेटनर व कोहेन ने बताया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना, इतना डिटेल से अगर पूछता नहीं, अगर सामान्य ज्ञान आपके दे रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेना। मानव उत्सर्जन तंत्र को मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें 4 संरचनाएं वो शामिल करते हैं। देखिए किडनी आती है, किडनी यानी कि वरक, जिसकी संख्या 2 होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उस समय और क्लियर हो जाएंगे। मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर्स होते हैं, इनकी संख्या भी 2 होती है। मूत्राशय यूराइनरी ब्लैडर 1 होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रफली डायग्राम आपको बता देता हूं। अच्छा ये कलर हो गया क्या? ये आपकी किडनी होगी और किडनी से ये आपकी यूरेटर निकल गई यहाँ से। क्या कि इसमें समय लगता है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ना, जल्दी से आपको टॉपिक में करवाना। सॉरी, यहाँ पर होता है आपका गाल ब्लैडर, इसमें जाकर के ये खुल जाती है, ठीक है, और ये मूत्र जनन छिद्र हो जाएगा। ये आपकी किडनी हो गई, वरक हो गई, और ये मूत्रवाहिनी हो गई, और ये मूत्राशय होगा। इनकी संख्या 1 जोड़ी, ये भी 1 जोड़ी, और ये 1 होता है, और मूत्र छिद्र भी 1 होता है, ठीक है। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए वरक की हम बात करें तो वरक जो होता है ये मनुष्य के उत्सर्जी अंग होता है। मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो वरक होता है। उदर गुहा की अब्डोमिनल कैविटी की पश्च सतह पर पाया जाता है। देखिए गुहा ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है। जब हम ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाली गुहा है, इसे वक्ष गुहा कह देते हैं, ठीक है। इसके नीचे ये वाली जो गुहा है इसे उदर गुहा कह देते हैं। नीचे में आपका जन्म तंत्र पाया जाता है, उसे गुहा कहते हैं, ठीक है। जो वरक होता है ये आपके उदर गुहा में जाता पीछे की साइड में, ठीक है। पाचन तंत्र आपका वक्ष गुहा में होता है, पाचन तंत्र श्रोणी गुहा में होता है। गहरे लाल भूरे रंग की होती है किडनी। सेम के बीज आकृति की होती है, सेम का बीज के आकार प्रकार से होता है, तो इसी प्रकार की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। बाई किडनी, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर, दाएं किडनी थोड़ा सा नीचे स्थित, छोटी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ एक ऊपर होती है और एक थोड़ी नीचे होती है। इनका जो वजन होता है, मादा में 135 ग्राम होता है किडनी का वजन, जबकि नर में 150 ग्राम होता है। अब इसकी देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये चीज समझ लीजिए, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना करके दिखाई थी। देखिए ये स्ट्रक्चर होती है मानव उत्सर्जन तंत्र की, जिसके अंतर्गत ये आपके वरक होते हैं, किडनी होती है 1 जोड़ी, और ये मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स होते हैं, मूत्रवाहिनी, और ये मूत्राशय होता है, और ये आपका मूत्र छिद्र होता है या यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो इसमें हम इस किडनी की स्ट्रक्चर देखते हैं, इस प्रकार की हमें नजर आती है। देखिए सबसे बाहर की ओर इसके ऊपर एक कैप्सूल रूपी संरचना पाई जाती है, जिन्हें रीनल फेसिया कह देते हैं। रीनल कैप्सूल भी कहा जाता है इसे, रीनल कैप्सूल। सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ रीनल कैप्सूल। सबसे बाहरी जो आवरण होता है, जो आपको यहाँ पर कलरफुल ये नजर आ रहा ना, हम बात करें तो नीले कलर में बनाया है, यहाँ पर जो बाहरी आउटर लेयर है रीनल कैप्सूल इसे कहते हैं। रीनल कैप्सूल के अंदर हम बात करें तो रीनल फेसिया कहा जाता है इसे। अंदर की ओर जो लेयर होती है रीनल फेसिया, और यहाँ पर ये जो आपको थोड़ी सी ग्रीन कलर में नजर आ रही है, इसको एडिपोज आवरण कहते हैं। वसामय उत्तक कहा जाता है इसे, एडिपोज आवरण कहते हैं। अंदर की ओर 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं किडनी में। जो बीच वाला पार्ट है, जो यहाँ पर रेड रेड स्ट्रक्चर बनी है, इनको मेडुला कहते हैं, और बाहर ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसको कोर्टेक्स या वल्कुट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें 2 प्रकार की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये छोटी छोटी पिरामिड जैसी संरचना बनी है इस प्रकार से, इनको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, जो कि मेडुला के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। मेडुला में धसी हुई पाई जाती है, तो इसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं।
बीच में आपकी जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इन्हें कैलिक्स कहा जाता है। ये बहुत सारी होती हैं इस प्रकार से और जुड़ करके क्या करती है, एक संरचना का निर्माण करती है। ऐसे बहुत सारी जुड़ करके एक ही संरचना में बाहर जाकर के खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। जहां से ये नलिकाएं निकलती हैं, वरकीय शिरा, वरकीय धमनी, यहां से यूरेटर भी निकलता है। जो मूत्र वाहिनी होती है वो यहां से निकलती है। तो जहां से निकलती है ना, ये उनको हम हाइलम कहते हैं, हाइलम कहा जाता है इसे। देखिए एक बार, ये आपका कैलिक्स हो गया और कैलिक्स यहाँ पर से यहाँ पर खुलता है। यहाँ पर आपका मूत्र जनन वाहिनी निकलती है बाहर की ओर, जो नीचे की तरफ जाती है। दोबारा से बता देता हूं कि सबसे बाहर लेयर रेनल कैप्सूल की, फिर एडिपोज आवरण होता है और फिर अंदर वाला पार्ट दो पार्ट्स में बना होता है, कोर्टेक्स बाहर वाला और मेडुलरी पिरामिड जो होता है अंदर वाला बना होता है। दो प्रकार की स्ट्रक्चर, एक तो होती है आपकी यहाँ पर कैलिक्स देखने को मिलती है, ये वाली स्ट्रक्चर एक छिद्र एक ही संरचना में जाकर के खुलती है। ये कैलिक्स जो होती है एक ही संरचना में खुलती है और उस संरचना को हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर और ऐड की थी मैंने, एक मिनट, अच्छा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बात करेंगे उसकी। यहाँ पर देखिए जितनी भी ये वरकीय नलिकाएं हैं, वरकीय धमनी है, जहां से ये मूत्र वाहिनी निकलती है, उस स्थान को हम हाइलम कह देते हैं। और ये पिरामिड जैसी संरचना नजर आ रही है, इन्हें मेडुलरी पिरामिड कहते हैं और ये कैलिक्स हो जाएगा। ये संरचना आपकी क्लियर हो गई। आगे देखिए, किडनी के चारों ओर रीनल कैप्सूल जो कि इसे संक्रमण से बचाता है। किडनी के चारों रीनल कैप्सूल पाया जाता है जो संक्रमण से बचाता है। रीनल कैप्सूल के बाहर अंदर की ओर होता है, ये बाहर नहीं होता, रीनल कैप्सूल के अंदर एडिपोज कैप्सूल होता है जो कि वसा से निर्मित होता है। ये किडनी को बाहरी चोटों व झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। एडिपोज कैप्सूल के बाहर रीनल फेसिया, हाँ ये बाहर की तरफ होता है रीनल फेसिया, जो कि उदर गुहा यानी कि अब्डोमिनल कैविटी में किडनी को अन्य संरचनाओं से जोड़े रखता है। ठीक है, आगे देखिए, किडनी की आंतरिक भाग जो होता है ये दो क्षेत्रों में बटा होता है। बाहरी गहरे रंग का जो क्षेत्र होता है उसे कोर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। आंतरिक हल्के रंग का जो क्षेत्र होता है उसे मेडुला या मध्यांश कहा जाता है। मेडुला वाले क्षेत्र में मेडुलरी पिरामिड जो कि कैलिक्स से जुड़े रहते हैं, ये चीज यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। ये मेडुलरी पिरामिड जो देखिए कैलिक्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं, ये कैलिक्स है और ये मेडुलरी पिरामिड है जो कि कैलिक्स से जुड़े होते हैं। ये कैलिक्स शाखाओं या ब्रांचेज के रूप में किडनी के मध्य भाग यानी कि हाइलम से जुड़ी रहते हैं। किडनी के हाइलम वाले भाग से, हाइलम है ये, हाइलस नहीं हाइलम, हाइलम वाले भाग से वरकीय धमनी रीनल आर्टरी, इसमें ऑक्सीजनित रक्त लेकर के प्रवेश करती है, यानी कि ये किडनी के अंदर ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त लेकर के आती है वरकीय धमनी, वो निकलती है। जबकि यहीं से वरकीय शिरा निकलती है रीनल वेन, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये भी ऑक्सीजनित रक्त जो होता है ये बाहर लेकर के जाती है। यहाँ पर देखिए एक बार, ये वरकीय जो धमनी होती है ये तो अंदर की ओर ब्लड लेकर के जाती है शुद्ध रक्त, और वरकीय शिरा किडनी से बाहर अशुद्ध रक्त वो लेकर के आती है। आगे देखिए, हाइलम वाले भाग से ही मूत्र वाहिनी निकलती है जो मूत्र को किडनी से बाहर निकाल मूत्राशय में लेकर के जाती है या मूत्राशय में पहुंचती है। आगे देखिए, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हम नेफ्रॉन्स को कहते हैं। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। प्रथम किडनी में इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 10 लाख होती है, यानी कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन्स होती है। इनकी संख्या की बात करें तो प्रत्येक किडनी के अंदर आपको 10 लाख के समथिंग नेफ्रॉन्स देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ऊपर वरक है और ये आपकी मूत्र वाहिनी यूरेटर्स, नीचे मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग हो जाएगा। अब ये तो आपका हो गया वरक वाला पार्ट, जिसमें हम नेफ्रॉन्स के बारे में बाद में देखेंगे। एक बार मूत्र वाहिनी देख लेते हैं कि इनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक किडनी से एक मूत्र वाहिनी मूत्र को लेकर मूत्राशय तक पहुंचती है, यानी कि प्रत्येक किडनी से एक मूत्र वाहिनी निकलती है, मतलब टोटल 2 हो गई, और ये मूत्राशय में पहुंचती है मूत्र को लेकर के। इनकी लंबाई जो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। मूत्राशय की हम बात करते हैं आगे, यूराइनरी ब्लैडर्स, ये पेशियों या मसल्स से निर्मित बनी थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र धीरे धीरे संग्रहित होता है, एक साथ नहीं आता, धीरे धीरे आता है।
इसमें डिट्रेशर पेशियां पाई जाती है। अब आगे आता मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। उत्सर्जन तंत्र का अंतिम नलिकाकार भाग है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर उत्सर्जित करता है। नर में मूत्र मार्ग की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर, जबकि मादाओं में इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि नर में मूत्र मार्ग उसके सीशन यानी कि पेनिस की पूरी लंबाई में सतत रूप से जारी रहता है, जबकि मादाओं में योनि यानी कि वेजाइना तक ही सीमित होता है। तो इसमें देखिए, हम मादा और नर की बात करें तो नर में मूत्र मार्ग को, जनन मार्ग जो होता है, जनन छिद्र और मूत्र छिद्र जो होते हैं एक ही होते हैं, जबकि मादा में दोनों अलग अलग। अब हम नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अभी हमने वरक के बारे में देख लिया, मूत्रवाहिनी देख ली हमने, मूत्राशय देख लिया और मूत्र मार्ग देख लिया। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख के समथिंग होते हैं ये। तो वरक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं इसे, और इसकी संरचना जो होती है, संख्या जो होती है प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख होती है। नेफ्रॉन में 2 मुख्य संरचनाएं पाई जाती है, एक तो मेलपिगियन कणिका यानी कि वरकीय कणिकाएं, दूसरी है रीनल ट्यूबुल्स यानी कि वरकीय नलिकाएं। इन दोनों की हम बात करते हैं आगे स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। शुरुआत से चलते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहा जाता है। ये जो प्याले नुमा संरचना है ये, इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। इसके पीछे ये वाली जो कुंडलित नलिका नजर आ रही है, इसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये स्ट्रक्चर विशेषकर इस प्रकार की होती है। ये इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें थोड़ी सी जगह थी, इस अनुसार बना दिया, लेकिन ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है। ये वाली जो कुंडलित संरचना है इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, जिसमें सबसे अधिक रीअब्जॉर्वेशन होता है। ये आपकी पीसीटी हो जाएगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर ये पीछे यू आकार की संरचना होती है, इसे हेनले का लूप कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, हेनले का लूप। इसके बाद में ये कुंडलित संरचना है जो कि दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है, डीसीटी जिसे हम कहते हैं। ये वाले डीसीटी हो जाएगी। और ये आपकी संग्राहक नलिका जिसे सीटी कह देते हैं या सीडी कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो भाग है, यहाँ पर एक तो अभिवाही जो रक्त वाहिका होती है, क्या करती है, रक्त लेकर के आती है। अभिवाही रक्त नलिका जो होती है ये रक्त लेकर के आती है, इसके अंदर यहाँ पे रक्त ला करके, यहाँ पे क्या होती है, ये जो अभिवाही रक्त वाहिका या जो केशिकाएं होती है ये शाखित हो जाती है। इस प्रकार से कुंडलित नलिकाओं की एक श्रृंखला बना लेती हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस और साथ में ये कैप्सूल है, ये दोनों को मिलकर जो संरचनाएं बनती है जिसको हम मेलपिगियन कणिका कहते हैं। जब इसे रक्त बाहर लेकर के जाती है तो उसे अपवाही रक्त नलिका कहते हैं। इसको हम एफरेंट कह देते हैं, इसको इफरेंट कह देते हैं। एक को अभिवाही रक्त नलिका और एक को अपवाही रक्त नलिका कहते हैं। एक रक्त लेकर के आती है, एक रक्त लेकर के जाती है। इसका व्यास ज्यादा होता है, इसका व्यास कम होता है। इसके बाद में जो यहाँ से छनने के बाद इसमें देखिए विशेषकर पोरोसाइट नामक सेल्स पाई जाती है जो इस फिल्ट्रेट को छानती है। छानने के बाद ये समीपस्थ कुंडलित नलिका में जाता है, फिर हेनले का लूप, फिर डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। आगे देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन्स के अंदर हम बात करें तो अभिवाही धमनिका है, अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका ब्लड लेकर के आती है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल जिनको मेलपिगियन कणिकाएं कहते हैं। यहाँ से ब्लड छनने के बाद आपका पीसीटी में आता है और पीसीटी में रीअब्जॉर्वेशन होता है, जिसमें आपके सोडियम है, इसके अलावा जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, इनका अवशोषण आपके पीसीटी वाले भाग में होता है। और इसके चारों ओर पाई जाती है आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पाई जाती है, जिन्हें हम वासा रेक्टा कह देते हैं, उनमें अवशोषण होता है इसका। फिर ये जाता है यू आकार की जो ट्यूब होती है हेनले के लूप में, और फिर डीसीटी के अंदर, और फिर संग्राहक नलिका में। हेनले का लूप 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। अपवाही धमनिका, अपवाही भुजा और एक अभिवाही भुजा। देखिए मूत्र निर्माण के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है नली के पुनः अवशोषण, और तीसरा है नली के उत्सर्जन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि इसमें छनना, जो ब्लड आता है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको छाना जाता है ग्लोमेरुलस के द्वारा। फिर नली के पुनः अवशोषण, नलिकाओं में जो छने हुए भाग में जो कुछ आवश्यक पदार्थ चले जाते हैं उनको यहाँ पर पुनः अवशोषण किया जाता है। और नली के अवशोषण की बात करते हैं उत्सर्जन की, जिसमें पुनः अवशोषण होता है जो
पीसीटी है, डीसीटी है, इनके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पर जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं कि वृक्क या किडनी में नेफ्रॉन्स के द्वारा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ हो निम्नलिखित के 3 चरणों में रक्त से पृथक कर मूत्रवाहिनी से मूत्र के रूप में भेजा जाता है। यानी कि वृक्क में नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होता है, रक्त का फॉर्मेशन होता है और इसमें 3 चरण होते हैं। तीनों चरण मैंने बता दिए। देखिए यहाँ पर ये 3 चरण होते हैं जिसके माध्यम से मूत्र को मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र के रूप में भेजा जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इस क्रिया में ग्लोमेरुलस में उत्पन्न दबाव लगभग 10 mm ऑफ Hg के प्रभाव से निस्यंदन फिल्ट्रेट की क्रिया होती है, क्षमता है उसमें, और जिससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के रूप में तरल द्रव्य पीसीटी में जाता है, छन जाता है। और यहाँ पर देखिए वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रक्त है इन नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस से प्रवाहित होता है, जिससे प्रति मिनट लगभग 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। ये वाला जो पार्ट था ना, ये मैंने जो बोमन कैप्सूल बनाया था, यहाँ पर जो नलिकाएं आती हैं, ये नलिकाओं में क्या होता है, ब्लड होता है, इससे यहाँ पर छन होता है। ये जो यहाँ पर छन करके जो भाग आता है उससे फिल्ट्रेट कहते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है, लगभग 180 लीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, विटामिन और आयंस उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं इसमें। नलिकीय पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जब मेलपिगियन कणिका से निकलकर पीसीटी यानी कि समपस्थ कुंडलित नलिका में जाता है, खेलने के लूप तथा डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका में प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट में उपस्थित पोषक पदार्थ, जल व आयनों का पुनः अवशोषण किया जाता है। पहले हम पीसीटी की बात करते हैं तो पीसीटी में इस फिल्ट्रेट से लगभग 65% भाग का पुनः अवशोषण होता है, और यहाँ पर पीसीटी में जल का अवशोषण होता है, ग्लूकोज का होता है, अमीनो अम्ल का होता है, विटामिन का होता है, और कुछ आयनों का अवशोषण है वो इसी पीसीटी वाले भाग में होता है। खेलने की लूप की अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब में जल व आयनों का पुनः अवशोषण होता है। खेलने की लूप की जो अवरोही भुजा है, पीसीटी की हमने बात कर ली, अब हेनले की लूप की बात कर लेते हैं। हेनले की लूप में 2 भुजा होती है इस प्रकार से। तो हेनले की लूप की ये जो डिसेंडिंग भुजा है, अवरोही भुजा, ठीक है, अवरोही भुजा जो होती है इसमें जल व आयनों का पुनः अवशोषण होता है, क्योंकि ये क्या करती है, केवल जल के लिए पारगम्य होती है, तो जल का अवशोषण होता है हेनले की अवरोही भुजा के अंदर, केवल जल का अवशोषण होता है। आरोही भुजा होती है, ये वाली आरोही भुजा, ये जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, यहाँ पर जल का पुनः अवशोषण नहीं होता है। दोनों से क्वेश्चन बनता है कि अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, जल का अवशोषण होता है, आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य नहीं होती है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो लवण होते हैं उनका अवशोषण होता है। डीसीटी में पुनः अवशोषण की क्रिया चलती रहती है, जहां पर पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन, इनका अवशोषण होता है, कुछ मात्रा में जल का अवशोषण भी होता है। इन पुनः अवशोषित पदार्थों को नेफ्रॉन्स के चारों ओर उपस्थित वासा रेक्टा, जो कि रक्त कोशिकाओं का एक जाल होता है कोशिकाओं का, वहां पर पहुंचा दिया जाता। नली की अवशोषण, ट्यूबुलर सिक्रेशन, नेफ्रॉन्स के चारों ओर उपस्थित वासा रेक्टा से उत्सर्जित पदार्थों को सीधे नेफ्रॉन्स की नलिकाओं में उत्सर्जित कर दिया जाता। उपरोक्त तीनों चरणों के अंत में संग्राहक नलिका यानी कि संग्राहक नलिका में उपस्थित तरल द्रव्य मूत्र कहलाता है। यानी कि ये जो तीनों नलिका या तीनों प्रोसेस होती है, इनके द्वारा संग्राहक नलिका में जो द्रव्य या जो तरल पहुंचाया जाता है उसको हम मूत्र या यूराइन कहते हैं। देखिए एक बार यहां पर थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर क्लियर कर देता हूं। ये आपका हो गया बोमन कैप्सूल, ये आपकी डीसीटी हो गई, ये आपका हेनले का लूप हो गया, ये आपकी पीसीटी है, डीसीटी, ये संग्राहक नलिका। तो ये आपका बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल, ठीक है। और इससे यहाँ पर एक नलिका आती है जिसे हम अभिवाही धमनिका कहते हैं। यहाँ पर जाल बनाती है और यहाँ से निकल जाती है, ये तो अभिवाही हो जाएगी और ये अपवाही हो जाएगी। ये ब्लड लेकर के आती है, ये ब्लड लेकर के जाती है।
यहाँ पर जो गुच्छ बनता है ना, इससे इसमें आपकी पोरोसाइट सेल्स पाई जाती है बोमन कैप्सूल की भित्ति के अंदर। ये छन जाता है, छन करके यहाँ आ जाता है। इस छने हुए भाग को हम फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट या निस्यंद पदार्थ कहा जाता है, निस्यंद कहते हैं। इसमें देखिए अपशिष्ट पदार्थ तो होते ही हैं, साथ में कुछ आवश्यक पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, विटामिन है, और कुछ जल की मात्रा, कुछ आयंस होते हैं, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। अब इनका पुनः अवशोषण करना होता है, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाता है आपकी पीसीटी वाले भाग में, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इस भाग में आ जाता है। देखिए बीसी जो बोमन कैप्सूल है, इससे ग्लोमेरुलस मिलेगा, ग्लोमेरुलस मिलेगा, तो इसको हम मेलपिगियन ट्यूबुल्स कह देते हैं। ठीक है, पीसीटी में जब आता है तो पीसीटी में देखिए आपके ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है, एमिनो एसिड का अवशोषण हो जाता है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आयन का अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें जल का अवशोषण भी यहाँ पर कुछ मात्रा में हो जाता है, कुछ हाइड्रोलाइट्स होते हैं उनका अवशोषण यहाँ पर हो जाता है पीसीटी वाले भाग में। ठीक है, और इसके बाद में ये जो फिल्ट्रेट होता है, ये जाता है आपका खेनले के लूप में, लूप ऑफ खेनले, खेनले के लूप में जाता है। तो ये इसकी अवरोही भुजा, अवरोही भुजा जो होती है ये केवल जल के लिए पारगम्य होती है, यहाँ पर केवल जल का अवशोषण होता है। आरोही भुजा जो होती है, आरोही भुजा ये जल के लिए पारगम्य नहीं होती है, जल के लिए पारगम्य नहीं होती है, यहाँ पर केवल लवणों का या खनिज लवणों का अवशोषण होता है। फिर ये जाता है डीसीटी के अंदर। डीसीटी में हम बात करें तो यहाँ पर आपका एंटीडायूरेटिक हार्मोन कार्य करता है, जो जल के अवशोषण को बढ़ाता है। इसमें पोटेशियम आयन जो होते हैं वो तो अंदर डाले जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयन का अवशोषण होता है, सोडियम आयन का यहाँ पर अवशोषण होता है। ठीक है, फिर ये चला जाता है जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें, और कलेक्टिंग डक्ट की हम बात करें तो इसमें भी जल का पुनः अवशोषण होता है, और इससे फिर आपकी मूत्राशय के मूत्र वाहिनी में डाला जाता है, जो मूत्र का निर्माण हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है। अब देखिए एडीएच हार्मोन या एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये डीसीटी वाले भाग पर क्रियाशील होते हैं। डीसीटी में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा करके मूत्र का आयतन को कम करते हैं एडीएच हार्मोन जो होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन में हम कहते हैं। डीसीटी वाले भाग से सोडियम आयन का अवशोषण बढ़ाता है और पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाकर मूत्र के द्वारा पोटेशियम आयन के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो यहाँ पर देखिए ये पोटेशियम आयन को तो बाहर निकलता है और सोडियम आयन को अंदर अवशोषण करता है। ये डीसीटी वाले भाग में एल्डोस्टेरोन के द्वारा किया जाता है। मूत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? देखिए हल्के पीले रंग का तरल द्रव होता है, प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। पीएच की हम बात करें तो पीएच अम्लीय होता है। पीएच जो होता है ये अम्लीय पीएच का होता है, लगभग 6 पीएच होता है इसका, 4.5 से ये रेंज याद रख लेना 8.5 तक। मूत्र की संगठन देखिए 95% इसमें जल होता है, 2.5% इसमें यूरिया होती है और 2.5% इसमें कार्बनिक पदार्थ, अमोनिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल और अन्य पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो पाए जाते हैं मूत्र के अंदर। ठीक है, तो ये मूत्र का संगठन होता है। विभिन्न जंतुओं में ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र वो कंप्लीट होता है। अब अलग अलग जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कौन से अंग पाए जाते हैं? देखिए एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा, इनमें कोशिका झिल्ली है, उसमें विसरण के द्वारा सामान्य सतह के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। स्पंज व हाइड्रा में भी क्या होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही विसरण द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। चपटे कर्मी यानी कि टीनिया सोलियम जो कि प्लेटे एलिमेंट्रीज का सदस्य है, उसमें ज्वाला कोशिकाएं है वो पाई जाती है, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। एस्केरिस जो होते हैं इसमें एच आकार की रेनेट सेल्स पाई जाती है उत्सर्जी अंग के रूप। कीटों की बात करें तो कीटों में मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती है, ट्यूबुल्स पाई जाती है जो उत्सर्जी अंग के रूप में होती है। केंचुए के अंदर क्लोरोगोगन सेल्स पाए जाते हैं। मोलस्क का अंदर बोजनस का अंग देखने को मिलता है उत्सर्जित अंग के रूप में, और कोडेटा में वरक यानी कि किडनी पाई जाती है, तो ये उत्सर्जी अंग के रूप में होती है। इस प्रकार से देखिए उत्सर्जन तंत्र है हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही शॉर्ट कम समय में आपको पूरा का पूरा लेक्चर मैंने करवा दिया है, एक बार देख लेना, आपको पूरी की पूरी चीजें वो समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे।